हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो आज हम यहाँ पे जो है एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। डेट इज अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी फ्रॉम मार्च 2022। तो मैं जो है आपके लिए कोर्स जो लेके आई हूँ वो है करंट अफेयर्स फ्रॉम द मार्च 2022। तो टॉपिक वाइज जो है वो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स के लिए जो है 2 वीडियोस बनेंगी। तो ये जो है पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जो है लेके आऊंगी। तो उसके बाद में हमारा जो मार्च 2022 के पॉलिटी के करंट अफेयर्स है ना फिर जाके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो आज हम यहाँ पे जो है पॉलिटी के करंट अफेयर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड फिर पॉलिटी के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मार्च 2022 के, वो सारे हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। राइट, सो मैं हूं नवनीत कौर एंड स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है सबसे पहले वो है आर्टिकल 355। राइट, आर्टिकल 355 जो है ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है पहले वो देखते हैं, एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में उन्होंने ये डिमांड किया है डैट कि वेस्ट बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो टोटली जो है वो खराब हो चुकी है एंड यहाँ पे आर्टिकल 355 जो है वो इन्वोक कर देना चाहिए सो डैट की स्टेट इज गवर्न एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो डैट की स्टेट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है गवर्न किया जा सके। एक्चुअल में इशू क्या है, क्या हुआ था 21 मार्च 2022 को यहाँ पे जो है ना वायलेंस हुई थी दो ग्रुप्स के बीच में। जो रूलिंग पार्टी है यहाँ की, तो बोगतुई विलेज जो था यहाँ पे बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में जो है वायलेंस हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना जो डिप्टी प्रधान थे श्री बहादुर शेख, जो उनकी डेथ हो जाती है एंड बाकी कई लोगों के घरों के ऊपर जो है फिर अटैक भी किया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना अराउंड 12 डेथ जो है वो हो जाती हैं, जिसमें बच्चे एंड वुमेन जो है वो भी इंक्लूडेड थी। एंड ये सारे लोग जो थे वो एक्चुअल में माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल में बोल रही है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, तो आर्टिकल 355 जो है वो यहाँ पे लगा देना चाहिए, इसे यहाँ पे इन्वोक कर देना चाहिए। तो अब देखते हैं एक्चुअल 355 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखते हैं कि आर्टिकल 355 में है क्या। So Article 355 refers to the provisions of the Constitution that state that it shall be the duty of the Union. राइट, आर्टिकल 355 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा प्रोविजन है जो ये स्टेट करता है डैट की यूनियन की ड्यूटी है अपनी हर स्टेट को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन, राइट, एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है तो उसे जो है ना उस स्टेट को प्रोटेक्ट करना ये यूनियन की ड्यूटी है, ये आर्टिकल 355 बोलता है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या बोलता है, दैट टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी state is carried on in accordance with the provisions of the constitution। तो ये भी यूनियन की ड्यूटी है कि उसे ये इंश्योर करना है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये दो ड्यूटीज जो है वो यहाँ पे आर्टिकल 355 में जो है इंक्लूड की गई हैं, किसके लिए, यूनियन के लिए, जो यूनियन होती है यहाँ पे उसके लिए जो है ये ड्यूटीज उसकी बनती है। ओके, सो ये जो सेकंड ड्यूटी है ना यहाँ पे, ये वाली जो सेकंड ड्यूटी है इसके कई सारे एंगल्स है, इसे जो है कई सारे एंगल से हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला एंगल क्या है, लॉ एंड ऑर्डर एंगल। पहले जो है एक तरह से यूनियन को ये भी देखना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि स्टेट उस लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो द पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं and state have exclusive power to legislate on these manners, right? However जो है यूनियन को चेक करना होता है जो स्टेट है वो अपने जो पावर है उसकी उसे अच्छे से यूज कर रही है या नहीं कर रही है। उसके अलावा जो है एलिज जस्टिफिकेशन ऑफ द इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी यहाँ पे लगाती भी है यूनियन तो उसकी जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे देनी पड़ती है यूनियन को कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पे इमरजेंसी क्यों लगाई है। सो ऑल्दो दिस आर्टिकल हैज बीन सेल्डम यूज, तो इसे जो है काफी
काफी कम यूज किया जाता है जो इमरजेंसी वाला आर्टिकल है। इट इज सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट टू जस्टिफाई इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड 356, राइट। तो जो है इट इज सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट टू जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 355 जो है ना उसमें जस्ट जो है ये जस्टिफिकेशन देनी होती है, किसे देनी होती है, यूनियन को, कि उन्होंने जो है आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356 के अंडर जो है इमरजेंसी क्यों इंपोज की है उस पर्टिकुलर स्टेट में। ओके, तो ये भी काम यहाँ पे यूनियन का ही बनता है। दो एंगल से हम यहाँ पे देख सकते हैं। So while Article 352 empower the center to impose emergency, Article 352 क्या है यहाँ पे कि इसके थ्रू जो है ना सेंटर को पावर मिलती है कि वो इमरजेंसी जो है लगा सकती है when an armed rebellion occurs, अगर यहाँ पे कोई भी आर्म्ड रिबेलियन जो है होता है, and such proclamation cannot be for the internal disturbance, right? Thus said Supreme Court in the SR Bommai case. So the Supreme Court interpretation was that Article 355 itself does not give power to the center to impose emergency because mere internal disturbance short of armed rebellion cannot justify a proclamation of emergency under Article 352, nor can such disturbance justify issuance of the proclamation under the article. तो यहाँ पे जो है जस्टिफिकेशन देना जो है ना वो जरूरी होता है सेंटर के लिए कि उन्होंने आर्टिकल 352 एंड 356 के अंडर जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी क्यों लगाई है। ओके, जस्ट जो है थोड़ी बहुत वहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे जो है वो आर्टिकल 355 का के अंडर जो है ना आर्टिकल 352 के अंडर जो है वहां पे इमरजेंसी लगा दे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल हो गया। ओके, ये जो है बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, तो ये देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। अभी ये बिल जो है इसे इंक्लूड किया गया है, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी जो है ये लॉ नहीं बना है, जस्ट जो है इसे इंट्रोड्यूस ही किया गया है। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई बिल जो है वो लॉ किस तरह से बनता है। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द क्रिमिनल प्रोसीजर बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑपोजिशन जो है ना वो दो धड़ों में बट गया है। तो कुछ 120 वोट जो है वो इस बिल के जो है फेवर में है एंड 58 वोट जो है वो इसके खिलाफ है। तो देखते हैं इसमें है क्या इस बिल में। तो इसमें क्या है, इट सीक्स टू रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट 1920। एक पहले यहाँ पे जो है ना एक्ट था 1920 का, उसके अंडर प्रिजनर की जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है उसे रिपील किया जाएगा एंड नए तरीके जो है ना आइडेंटिफिकेशन के वो इस क्रिमिनल प्रोसीजर बिल के अंडर जो है वो लाए जाएंगे। So the said act in its present form provide access to a limited category of the person whose body measurements can be taken। तो ये वाला जो एक्ट है ना, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 है, इसके अंडर यहाँ पे प्रिजनर की आइडेंटिफिकेशन तो की जाती है बट काफी लिमिटेड तरीके से की जाती है। मीन जो पुलिस है यहाँ पे या फिर जो भी दूसरी एजेंसीज होती हैं, राइट, उन्हें ज्यादा हक नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिजनर जो है वो ले सके या फिर कन्विक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो ले सके। ओके, तो यहाँ पे लिमिटेशंस है इस एक्ट में। So it authorized law enforcement agencies to collect, store and analyze physical and biological samples of the convicts and other persons for the purpose of identification and investigation in the criminal matters। तो इसके अंडर क्या होता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स जो होते हैं कन्विक्ट के उसे कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड कुछ किसी दूसरे पर्सन की भी जो है ना उसकी भी जो है वो एक तरह से सारे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन द क्रिमिनल मैटर्स। सो दिस बिल, तो अब ये जो बिल है ना ऑल्सो ऑथराइज द पुलिस को भी जो है अब वो ऑथराइज करता है कि वो सिग्नेचर्स को भी रिकॉर्ड कर सकता है, हैंड राइटिंग को रिकॉर्ड कर सकता है या फिर जो दूसरे बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स है ना यहाँ पे जो कि सेक्शन 53 और सेक्शन 53A है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 1973 के, उसे भी यहाँ पे वो जो है रिकॉर्ड कर सकता है। तो अब जो लिमिटेशंस है ना इस नए बिल के थ्रू थोड़ी सी वो रिलीज हो चुकी है। मीन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर की जा सकती है किसी भी कन्विक्ट की। सो एज पर द बिल एनी पर्सन जो भी कन्विक्टेड है, अरेस्टेड है और जिसे जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द मेजरमेंट्स टू अ पुलिस ऑफिसर और अ
प्रिजन ऑफिशियल, राइट, उसे जो है यहाँ पे मेजरमेंट्स देनी ही होंगी, जिस पर्सन को भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, या फिर जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर जो है जिसे रखा गया है, पुलिस ऑफिसर उसकी मेजरमेंट्स ले सकता है। सो एनी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो किसी पर्टिकुलर एजेंसी को जो है वो नोटिफाई कर सकती है, वो जो है नोटिफाई कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी एजेंसी को बोल सकती है कि आप जो है मेजरमेंट्स ले सकते हैं किसी पर्सन की। सो रेजिस्टेंस टू और रिफ्यूजल टू अलाउ द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट्स, एंड अगर वो कन्विक्ट जो है जिसकी मेजरमेंट्स लेनी है वो रिफ्यूज करता है कि आप मेरी मेजरमेंट्स नहीं ले सकते हैं, राइट, या फिर जो है जो एट्रीब्यूट्स हैं उसे कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल्स ले सकते हैं, ऐसे कर देने से जो है वो मना करता है अपनी मेजरमेंट से अंडर दिस एक्ट, तो उसे जो है एक ऑफेंस माना जाएगा, उसे भी अंडर दिस सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, राइट, ये भी चीज आपको याद रखनी है। So the bill looks for to define measurements to include finger impressions। तो कौन कौन सी measurements इसके अंडर आती हैं? फिंगर के impressions हो गए, पाम का प्रिंट हो गया, फुट प्रिंट impressions हो गए, फोटोग्राफ्स, आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड उन सभी का एनालिसिस हो गया, वो इसमें जो है मेजरमेंट्स के अंडर आता है। मेजरमेंट्स का मतलब जो है वो उन्होंने ये समझाया कि मेजरमेंट्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो ये बिल जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसे भी जो है एम्पावर करता है कि वो कलेक्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है द रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स फॉर शेयरिंग, डिसेमिनेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द रिकॉर्ड्स। एंड मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर करता है टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव मेजरमेंट्स, के मजिस्ट्रेट जो है ना उसके पास भी अभी ये पावर होगी कि जो है किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि आप अपनी मेजरमेंट्स दें। एंड ए मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो डायरेक्ट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स, तो मजिस्ट्रेट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स को भी जो है वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि किसी बंदे की फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इंप्रेशंस या फिर फोटोग्राफ्स जो है वो आप ले सकते हैं। एंड इवन पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स जो होते हैं ना उनके पास भी पावर होती है कि वो किसी बंदे की मेजरमेंट्स जो है वो ले सकता है, ओके, जो कि शक के बिना पे जो है यहाँ पे ली जा सकती है। तो अब इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस बिल की? तो ऑब्वियसली अब जो है ना ज़्यादा बड़ी स्कोप में जो मेजरमेंट्स है वो ली जा सकती हैं। पहले जो लिमिटेशन थी राइट कि ज़्यादा जो है एक तरह से मेजरमेंट्स नहीं ली जा सकती थी, अब जो है ज़्यादा स्कोप में किसी बंदे की जो पर्सन का एम्बिट होता है ना वो एक्सपेंड हो चुका है। जो स्कोप है ना यहाँ पे मेजरमेंट्स की वो ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है इस बिल के थ्रू, ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इंफॉर्मेशन अब जो है ज़्यादा अवेलेबल होगी इनके पास, किसके पास, जो भी एजेंसीज होती हैं, जो भी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। सो द बिल विल नॉट ओनली हेल्प इन्वेस्टिगेशन, तो इस बिल के थ्रू क्या होगा कि जब ये लॉ बन जाएगा तो इसके थ्रू जो इन्वेस्टिगेशन में तो हेल्प होगी ही, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है उन्हें तो हेल्प होगी ही, बट इवन जो प्रोसिक्यूशन है ना उसे भी इंक्रीज कर देगा। सो देयर इज ऑल्सो चांस ऑफ एन इंक्रीज इन द कन्विक्शन रेट्स इन द कोर्ट थ्रू दिस। तो अब जो कोर्ट्स में जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ना केस, वो भी जल्दी से जल्दी जो है निपटाए जा सकेंगे जब इनके पास जो है ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी, ओके। सो ये चीजें हैं अभी तक। तो 2 टॉपिक जो है आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं पॉलिटी के, बाकी जो है जो टॉपिक्स हैं वो सेकंड पार्ट में जो है लेके आऊंगी। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।